हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक किया है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सीएमए इंटर का मॉड्यूल्स है, इंस्टीट्यूट ने जो प्रोवाइड किया है वो मॉड्यूल्स है, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग मॉड्यूल्स के सारे इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके देखेंगे। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। इसके बाद में आपको अदर बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आरटीपी और मॉक टेस्ट वगैरह ये आप करोगे तो आपको 100% कवरिंग मिलेगा, और जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं उनको भी सोल्व करना चाहिए तो बेटर रहेगा हमारे लिए। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इलस्ट्रेशन नंबर 7 को कवर करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में देखो क्या बोलता है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बोलता है कि फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक सेकेंड। Find out the gross annual value in the following case assessment year 2021। H1 चंडीगढ़ के अंदर है, H2 अमृतसर के अंदर है। इन्होंने बोला कि म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 60,000 H1 के लिए है, H2 के लिए 60,000 का दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन अपने पास में है, हम लोग सॉल्यूशन करने का देखते हैं। और इसमें इसने देख के रखा है कि जो एक्चुअल रेंट पर मंथ जो रिसीव हुआ है वो 1 अप्रैल 2019 टू 31 जुलाई 2019 तक इंफॉर्मेशन है कि 5,000 पर मंथ H1 के केस में, H2 के केस में 6,000 पर मंथ है। उसके बाद में वैकेंट रहा, अगस्त सितंबर 2 महीने तक वैकेंट रहा, और जुलाई से वापस H1 और H2 रेंट पे चला गया। इनका रेंट रहा फिर 9,000 H1 के लिए और H2 के लिए 8,500। मीन्स H1 और H2 दोनों रूम थे या फ्लैट थे या हाउस थे, उनको रेंट पे दिया हुआ था। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 जुलाई 2019 तक 5,000 रुपए एक टेनेंट था, उससे 5,000 रुपए हाउस नंबर फर्स्ट से मिल रहा था। हाउस नंबर जो सेकंड था उससे 6,000 पर मंथ मिल रहा था, लेकिन उन्होंने खाली कर दिया मकान को। और उसके बाद में हम लोगों ने दूसरा टेनेंट ढूंढा। दूसरा टेनेंट हमारे पास में आया 1 अक्टूबर 2019 से। तो हम लोगों को अभी रेंट कितना मिला, फर्स्ट के लिए तो मिला, H1 के लिए तो हमें मिला 9,000 पर मंथ, और H2 का जो टेनेंट था उससे हमें मिल रहा है अभी 8,500। तो ऐसे करके हमारा रेंट है। हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है कि जो भी इस क्वेश्चन में बोला है कि जो बीच का टाइम दिया हुआ है वो वैकेंट मानना है। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए हमें किस चीज का नीड है, व्हाइट बोर्ड का। व्हाइट बोर्ड को हम लोग लेके आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ gross annual value for H1 and H2 for the assessment year 2022-21। ठीक है, प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया 2019 टू 20 का प्रीवियस ईयर हो गया। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे H1 और दूसरा कौन सा घर है, H2। हमें सबसे पहले किस चीज का नीड रहता है, एक्सपेक्टेड रेंट का। एक्सपेक्टेड रेंट ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है 3 एलिमेंट की। म्युनिसिपल वैल्यू, जो हाउस है उसका म्युनिसिपल वैल्यू, इसको दे देंगे हम लोग स्मॉल ए। और सेकंड हमें जरूरत पड़ती है फेयर रेंट की, इसको हम लोग दे देंगे बी पॉइंट। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि दोनों में से ज्यादा होता है ना, हायर ऑफ ए एंड बी, मींस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो ज्यादा होता है वो हमारा
एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे स्टैंडर्ड रेंट, इसको दे देंगे पॉइंट नंबर, ये यहाँ पे जो हायर आया उसको दे देंगे सी पॉइंट और स्टैंडर्ड रेंट को दे देंगे डी पॉइंट, और इनमें से कंपेयर करेंगे सी और डी में से लोअर ऑफ सी एंड डी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, जो भी हायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट। तो इसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मेट बनाया कि इन दोनों में जो ज्यादा है वो हम लोगों ने चेक कर लिया सी पॉइंट में, और फिर हम लोगों ने देखा कि ये डी पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मींस स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने लिख दिया लोअर ऑफ सी एंड डी, और जो भी यहाँ पे अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब देखो H1 के केस में क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000, दोनों के केस में 60,000 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया 60,000 और यहाँ पे भी डाल दिया 60,000। ठीक है, हमारा फेयर वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू 70,000 एंड दोनों के केस में 70,000 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 70,000, यहाँ पे डाल दिया 70,000। दोनों में से ज्यादा कौन सा है, दोनों में से ज्यादा है 70,000। देखो 60,000 H1 के केस में 60,000 एंड 70,000, दोनों में से ज्यादा कौन सा 70,000, और H2 में भी सेम। ठीक है, यहाँ पे ये अब स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे एक्सपेक्टेड रेंट 70,000, लेकिन ये कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट को हम लोगों ने किस में लिखा है, डी पॉइंट में। इसके लिए हम लोग कंपेयर करेंगे जो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो हायर आया था उससे कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। तो हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड रेंट का 80,000 और 50,000 है, 80,000 H1 के लिए और 50,000 H2 के लिए। तो इनमें से जो लोअर होगा, मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लोअर ही लेना पड़ेगा ना हमें, 70,000। इस केस में स्टैंडर्ड रेंट 80,000 था और जो हायर वैल्यू था वो 70,000, तो इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है। ठीक है, इस केस में स्टैंडर्ड रेंट 50,000 है और जो हायर वैल्यू था हमारा, जैसे हायर वैल्यू 70,000 आया था और ये आ रहा है हमारा 50,000, तो इन दोनों में से लोअर कौन सा देखेंगे हम लोग, 50,000। ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। अब हमें दूसरा क्या करना पड़ता है, दूसरा हमें चेक करना पड़ता है बी पॉइंट में। बी पॉइंट हमारा बनता है रेंट रिसीव्ड का। रेंट रिसीव्ड किसको बोलेंगे हम लोग, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरिलाइज्ड रेंट। अब देखो हमारे क्वेश्चन में अनरिलाइज्ड रेंट है क्या, मीन्स ऐसा कुछ है क्या जो किराएदार रहा लेकिन उसने किराया नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेंट रिसीव्ड हमारा कितना आता है। रेंट रिसीव्ड देखो यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड H1 के लिए एंड H2 के लिए। अभी देखो फर्स्ट इसने कैसे कैसे रहा था, ये 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू रहा था 31 जुलाई तक 2019 तक, मीन्स 4 मंथ। 4 मंथ में इसको 5,000 मिला था, इसको 6,000, तो यहाँ पे इसका 20,000 तो आ गया फर्स्ट 4 मंथ में। H2 को मिल गया 24,000। यहाँ पे फिर ये कहां से कहां तक रहा, 1 अक्टूबर 2019 टू Feb 2020, ये कितने मंथ रह गया,
देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन और फेब मीन्स 5 मंथ 9,000 पर मंथ के हिसाब से इसको मिला था और इसको मिला था 8,500 के हिसाब से। ये होता है हमारा 45,000 और ये होता है हमारा 42,500। इन दोनों का ऐड करेंगे, टोटल हमें कितना मिला? 65,000 तो मिला H1 के अंदर रेंट, और इसमें मिला हमें 66,500। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट आता है ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो बोला जाता है एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर। ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर ऑफ द रेंट रिसीव्ड और एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन रेंट रिसीव्ड को कंपेयर करें, जब हायर का हम लोग कंपेयर करते हैं ना, तब हम लोग ऐसे रेंट को कंपेयर करते हैं कि यदि वैकेंट नहीं होता तो रेंट रिसीव्ड कितना होता। तो अब सपोज करो इसमें क्या हुआ कि ये हाउस है वो हम लोगों ने देखा कि ये 9 मंथ के लिए है दोनों। यदि 12 मंथ के लिए होता, फॉर 12 मंथ हम लोग चेक करेंगे तो कितना होता। देखो 65,000 है, ये 12 मंथ के लिए कितना होता? अभी कितना मिल रहा है 9 मंथ के लिए, और ये 66,500 9 मंथ के लिए मिल रहा है। 12 मंथ के लिए कितना होता? तो हम लोगों को ऐसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना कितना ये हो जाता यदि 12 मंथ का। तो आप केएलसी से आप ट्राई करो, केएलसी में कितना आपका आता है। देखो ये 86,667 तो इसका आ गया। यहाँ पे कैलकुलेटर है 89, हाँ 86,099 आ गया, और इसका आ गया 90,000 अप्रोक्स आ गया क्या। तिरसठ और सेकंड वाले का हमें चेक करना है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 70,000 था। यदि मैं सीधा रेंट रिसीव्ड, जैसे रेंट रिसीव्ड मेरा कितना है 65,000, यदि इनमें से मैं अभी देखूं मैं कि हायर ऑफ ए एंड बी, तो इसमें हमें क्या मिलता था ये देखना है आप। रेंट रिसीव्ड इसमें हमारा आया है 66,500, इनमें से हमें मिलता कि 70,000 और 66,500। लेकिन हम लोग इसको इन दोनों को कंपेयर किया, हम लोगों का 70,000 आया H1 के लिए और H2 के लिए 66,500। लेकिन हम लोग इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा हमारा, देखो H2 के अंदर तो ना जो अपना एक्सपेक्टेड रेंट था उससे रेंट रिसीव्ड रियल में ज्यादा है। मींस वैकेंट पीरियड को कंसीडर करे या नहीं करे, फिर भी हमारा कौन सा ज्यादा है? रेंट रिसीव्ड। तो ये तो परफेक्ट हो गया, तो इसका तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इतना ही आएगा। लेकिन H1 के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा रेंट रिसीव्ड से कौन सा ज्यादा आ रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट। तो हम लोगों को दूसरा एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ये रेंट रिसीव्ड कहीं वैकेंट रेंट के होने के कारण से तो नहीं, कि प्रॉपर्टी वैकेंट रही उसके कारण हमारा रेंट रिसीव्ड कम आ रहा हो, ऐसा तो नहीं। तो ये चेक करना पड़ेगा। यदि वैकेंसी के कारण मींस यदि घर खाली रहा उसके कारण हमारा रेंट रिसीव्ड कम आ रहा है, तो हमें रेंट रिसीव्ड को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने चेक किया कि यदि ये वैकेंट नहीं होता हाउस तो हमें कितना रेंट मिलता था? 86,667। तो ये 70,000 से ज्यादा हो रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से। मींस जो अभी 65,000 हमें रेंट मिला है, रिसीव्ड हुआ है, वो
कम क्यों हो रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से? क्योंकि हाउस वैकेंट रहा था। और तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेंट रिसीव्ड को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो ये याद रखना, कभी भी आप लोग रेंट रिसीव्ड और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करो और उसमें हमें लिखना रहता है हायर ऑफ द रेंट रिसीव्ड या एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन यदि रेंट रिसीव्ड आपका ड्यू टू वैकेंसी ऑफ हाउस रहे, ड्यू टू वैकेंसी पीरियड ऑफ हाउस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो रेंट रिसीव्ड होगा उसी को हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने इस H1 में देखा कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट था 70,000 और आपका रेंट रिसीव्ड था 65,000। तो इसके हिसाब से हम लोग हायर वैल्यू देखते हैं तो 70,000 आता। लेकिन ये कम क्यों हो गया रेंट रिसीव्ड? ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। यदि ड्यू टू वैकेंसी पीरियड हो तो हमें कौन से पीरियड, कौन से रेंट को बना देना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू? रेंट रिसीव्ड को ही। यदि ये वैकेंट नहीं होता तो रियल में रेंट रिसीव्ड ज्यादा होता था, किससे? एक्सपेक्टेड रेंट से। इसके लिए हम लोगों को रेंट रिसीव्ड को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना पड़ेगा। सेकंड H2 के अंदर हम लोगों ने देखा एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 है, जो कि हमारे रेंट रिसीव्ड से कम है। तो हमें तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, जो हायर है वो लिख दो। यदि रेंट रिसीव्ड कम होता है इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हम लोगों को चेक करना पड़ता कि ये कहीं वैकेंसी पीरियड के कारण तो नहीं, ये कहीं हाउस वैकेंट रहने के कारण तो नहीं। यदि हाउस वैकेंट रहने के कारण यदि रेंट रिसीव्ड कम होता है तो उस केस में हमें रेंट रिसीव्ड को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो आप इसको अच्छे से पॉज करके देख सकते हो। आप इसका वर्किंग नोट आपका बना सकते हो और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें केवल एक ही छोटा सा है, आपको एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड में हायर वैल्यू लेना पड़ता है। लेकिन यदि रेंट रिसीव्ड ड्यू टू वैकेंसी पीरियड हो तो हमें फिर रेंट रिसीव्ड को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना पड़ता है, ना कि इन दोनों में से हायर का देखना पड़ता है। ठीक है। और उसको हम लोग कैसे देखेंगे कि ये वैकेंट के कारण है या नहीं है? तो वो हम लोग देख लेंगे कि यदि वैकेंट नहीं होता तो हमें रेंट कितना मिलता। जैसे H1 के केस में यदि वैकेंट नहीं होता है तो 86,667 मिलता रेंट, जो कि आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाता। तो हम लोग बोल सकते थे ये ड्यू टू वैकेंट पीरियड के कारण है। इसके लिए हमें जो रेंट रिसीव हुआ उसको ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।